Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 4th of February 2025. तो गाइज आज है तारीख 4 फरवरी 2025 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पे बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है सीरिया को। पिछले कुछ महीनों से लगातार न्यूज़ में बना हुआ है, अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए शुभारंभ करते हैं और देख लेते हैं आज का न्यूज़पेपर हमारे लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक हैं जहां से आने वाले समय पर एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं और कौन कौन से टॉपिक हैं जिसको आज हम डिटेल्स एनालाइज करने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे हम डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस करते हैं विद प्रॉपर नोट मेकिंग की न्यूज़पेपर से नोट्स कैसे बनाया जाता है, क्या क्या चीज़ें आपके लिए रेलिवेंट हो सकती हैं, वो भी हम डेली बेसिस पे यहाँ पे करते हैं। तो पेज नंबर 1 पे सबसे पहला आर्टिकल है जहां पे मेंशन किया गया है फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री जो रुपया है वो ऑल टाइम लो जा चुका है। आज दोस्तों, या आज की बजाय अगर हम सही वर्ड यूज करें तो कल, क्योंकि ये ऊपर नीचे डेली बेसिस पे होता रहता है, तो कल 3 फरवरी को $1 इज इक्वल्स टू 87 रुपये तक जा चुका है। अभी तक हमारा रुपये इतना ज़्यादा नहीं गिरा है जितना कल यहाँ पर इसके अंदर में एक डिक्लाइन देखने को मिला। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है इंटरनेशनल लेवल पर, डॉलर इंडेक्स कितना तेजी से इंक्रीज हो रहा है, वो समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देन नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करेंगे, पेज नंबर 4 पे प्रेजेंट है, एनवायरमेंट के लिए रेलिवेंट है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो हमारे हिमालयाज हैं, इनके अंदर अगर आप देखोगे तो पिछले 32 सालों में 110 ग्लेशियर यहाँ पे ख़त्म हो गए हैं, ऐसा स्टडी ने बताया है। तो बेसिकली हम कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे होंगे, ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे होंगे, इनके बढ़ने की वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, तो एक और रेलिवेंट टॉपिक है। देन पेज नंबर 6 पे जाओगे तो एनवायरमेंट के लिए एक और टॉपिक मिलेगा जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटीशन को देखते हुए ये मेंशन किया है कि डू नॉट रिड्यूस फॉरेस्ट लैंड फॉर लीनियर प्रोजेक्ट्स। जितने भी आपके लीनियर प्रोजेक्ट हैं, फॉर एग्जाम्पल रोड हो गया, हाईवेज हो गया या दूसरे और प्रोजेक्ट हो गए, इसके लिए आप जंगल की जमीन को यहां पे मत कम कीजिए। पूरा मामला क्या है ये जानना जरूरी है। देन आज के एडिटोरियल सेक्शन पे जाओगे दोस्तों तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ज्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। बजट को लेकर 2 आर्टिकल्स प्रेजेंट है, उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बजट का एनालिसिस आपके पास में ऑलरेडी प्रेजेंट है। 2 फरवरी 2025 द हिंदू एनालिसिस लिख देना, मेरा वीडियो मिल जाएगा। बजट का पूरा डिटेल से डिस्कशन मैंने वहां पे किया हुआ है। तो उन दोनों को हटा के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे आओ। तो फिर उसके बाद पेज नंबर 9 पे आपको हेल्थ के पर्सपेक्टिव से एक टॉपिक मिलेगा, ये एडिटोरियल मिलेगा जहां पे 2 राइटर ने मिलकर बात की है एलिमिनेटिंग एलिटिज्म इन मेंटल हेल्थ के बारे में। जब हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ की तो एक बड़ी समस्या है, आज स्ट्रेस एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है यहाँ पे पूरे दुनिया के अंदर में। लेकिन हम कुछ सेक्टर में मेंटल हेल्थ को लेकर काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ सेक्टर में बिल्कुल नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल जब बात आती है ब्लू कॉलर वर्कर्स की, तो ब्लू कॉलर वर्कर्स में यहाँ पर स्पेशली मजदूर हो गए, मैनुअल लेबर्स हो गए, वेजेस पे जो काम कर रहे हैं, उन सब लोगों की बात हो रही है। उनकी मेंटल हेल्थ का क्या, उनकी भी तो कोई मेंटल हेल्थ है, उनका भी ऊपर तो स्ट्रेस पड़ रहा है ना, उसको कैसे मैनेज किया जाए वो यहाँ पे टॉपिक इन्होंने मेंशन किया है। कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल कोड्स मेंशन किए हैं, वो रेलिवेंट है। देन टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पे आओगे तो पेज नंबर 10 बेसिकली ये वाला आर्टिकल मिल जाएगा आपको, जहां पे मेंशन किया जा रहा है कि कैसे जो सरकार है वो रिक्वायर्ड फ्यूल एथेनॉल को प्रोड्यूस करेगी आगे भविष्य के अंदर, कितना हमें यहां पर फ्यूल एथेनॉल चाहिए होगा। क्योंकि आज हमारा मेन टारगेट है पेट्रोल के ऊपर निर्भरता कम करना, क्योंकि भारत इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल। तो कच्चा तेल हम बहुत सारा इंपोर्ट करते हैं, हमारा मेन का जो रीज़न ये है कि एक वन ऑफ द बिगेस्ट पॉपुलेशन के साथ में यहाँ पे हम प्रेजेंट हैं, तो लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, उसी कच्चे तेल को रिफाइन करके पेट्रोल बनता है, बाकी सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर इस वजह से डिमांड ज़्यादा रहती है। आज हम जब दुनिया भर से परचेज करते हैं ये कच्चा तेल, तो भर भर के पैसा हमको वहाँ पे प्रोवाइड करवाना होता है। हमारा टारगेट है क्यों ना पेट्रोल के ऊपर निर्भरता कम की जाए। निर्भरता कैसे कम करेंगे, पेट्रोल के अंदर इथेनॉल को ब्लेंड कर देंगे। ऐसा नहीं है कि पेट्रोल को बंद कर देंगे, इथेनॉल को इसमें ब्लेंड कर देंगे, यानी मिक्स कर देंगे। तो पेट्रोल पहले जो लग रहा था 100%, अब यहाँ पर केवल चाहिए होगा 80%। तो उससे भी हमें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, बहुत ज़्यादा पैसा हम यहाँ पर बचा पाएंगे। समझ रहे हैं?
तो ये पूरा आर्टिकल के अंदर एनालिसिस है। वैसे ये हमारा एक ओवरव्यू था। चलिए अब शुरुआत करते हैं एग्जैक्ट अपने सेशन की। सबसे पहला पेज नंबर 1 पे ये वाला पर्टिकुलर आर्टिकल आपको मिल जाना है। दोस्तों क्या बात हो रही है सुनिएगा। कल हमने ये भी डिस्कस किया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ टैरिफ इंपोज कर दिए हैं। अभी भारत के ऊपर तो कोई टैक्स नहीं लगाया गया है, लेकिन चाइना के ऊपर में, उसके अलावा कनाडा के ऊपर, मैक्सिको के ऊपर में यहाँ पे ये टैक्सेस लगाए गए हैं। और ये टैरिफ लगाने के बाद में जो कैनेडियन डॉलर है, कनाडा के अंदर जो करेंसी है वो है कैनेडियन डॉलर, मैक्सिको में जो मैक्सिकन पैसो है वो आपको देखने को मिल जाएगा, चाइना के अंदर में युआन करेंसी का इस्तेमाल होता है। तो सभी करेंसीज के ऊपर कहीं ना कहीं इंपैक्ट हुआ है। अगर आप देखोगे तो कैनेडियन डॉलर आज बुरे हालात में है, मैक्सिकन पैसो भी यहाँ पर बुरे हालात में है। कंट्रीज इस हालत में आ चुकी हैं कि ये कंट्रीज आज कोशिश कर रही हैं कि इन देशों के जो नागरिक हैं वो इन्हीं देशों के प्रोडक्ट्स को परचेज करें। फॉर एग्जांपल कनाडा के जस्टिन ट्रूडो का स्टेटमेंट है कि कनाडा के लोगों आप जाग जाओ, अब यहाँ पर मेड इन अमेरिकन प्रोडक्ट्स को परचेज करने की बजाय मेड इन कनाडा प्रोडक्ट्स को परचेज करो, इकोनॉमी डिजास्टरस सिचुएशन में जा रही है। रीज़न है यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप पहले भी कई सारे स्टेटमेंट दे चुके हैं, है ना, जस्टिन ट्रूडो के अगेंस्ट में। एवन ट्रंप ये भी बोल चुके हैं कि कनाडा को क्यों ना यूनाइटेड स्टेट्स का 51वां स्टेट बना दिया जाए। भारत कह रहा हूँ, अमेरिका और कनाडा के बीच का जो बॉर्डर है वो काफ़ी लंबा चौड़ा बॉर्डर है। तो ट्रंप ये बात पहले मेंशन कर चुके हैं। तो आज हमको ये देखने को मिल रहा है कि जो ट्रेड वॉर जैसी सिचुएशन है वो यहाँ पर बन चुकी है, क्योंकि इधर से ट्रंप ने टैरिफ लगाना शुरू कर दिया, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो मैक्सिको हो, चाहे वो चाइना हो। अब इधर से ये कंट्रीज भी रिटेलिएट कर रही हैं, ये भी कह रही हैं कि जो परचेज करते हैं हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट, क्योंकि ये टैरिफ लगाने से क्या होगा, कनाडा जो भी सामान अमेरिका में एक्सपोर्ट कर रहा है, मैक्सिको जो भी सामान अमेरिका में एक्सपोर्ट कर रहा है, या चाइना जो भी सामान यहाँ पे अमेरिका को बेच रहा है, ये सब सामान के ऊपर में टैरिफ लगने की वजह से ये थोड़े एक्सपेंसिव हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे। यूएसए के अंदर इनको ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं मिलेगा, इनके प्रोडक्ट्स ज़्यादा बिकेंगे नहीं, इनके मार्केट को लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली टैरिफ का ये इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो ये कंट्रीज आज थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम में आ चुकी हैं, लेकिन इन कंट्रीज ने भी रिटेलिएशन के लिए बोला है। ऐसा होगा तो बेसिकली ऐसा तो नहीं है कि केवल कनाडा सामान बेचता ही है, यूएसए भी तो बहुत सारा सामान कनाडा को बेचता है ना। तो अगर यूएसए भी बहुत सारा सामान कनाडा को बेचेगा तो उस पर भी हम टैरिफ मेंशन कर देंगे, उस पर भी हम टैक्सेस लगाएंगे, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या है, एक दूसरे के ट्रेड को इम्पैक्ट करना, एक दूसरे के एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे टैक्सेस लगाना, यही यहाँ पर ट्रेड वॉर सिचुएशन कहलाता है। आज वही चीज़ जनरेट हो रही है। इसमें यूरोपियन यूनियन भी बीच में है। हालांकि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को लेकर कुछ ज़्यादा बातें नहीं बताई हैं, इंडिया को लेकर यहाँ पे कोई टैरिफ वगैरह को लेकर कोई अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी आज हम देख पा रहे हैं कि दुनिया भर में जो ये मेल्ट डाउन हो रहा है, इस मेल्ट डाउन में रुपये को भी बड़ा झटका लगा है, ठीक है। अब ये कहने वाली बातें सुनिएगा, यहां पर क्या है, केवल और केवल रुपये इंपैक्ट नहीं हो रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि केवल रुपये की वैल्यू जा रही है, $1 इज इक्वल्स टू 87 रुपये, जहां हम 2020 को देखते हैं कोविड के समय पर, तो वो $1 इज इक्वल्स टू 71 रुपीज था। इतना ज्यादा मैसिवली रुपये का डिप्रिसिएशन होना हमारे लिए सही नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके पीछे का रीजन यहां पर बहुत सारी चीजें हैं। डॉलर इंडेक्स ऑटोमेटिक बहुत ज्यादा हाई हुआ है, जिसका इंपैक्ट दोस्तों केवल इंडिया पे नहीं पड़ा है, इंडिया के साथ साथ दुनिया भर की कंट्रीज पे पड़ा है, ठीक है। दुनिया भर की कंट्रीज की जो करेंसीज है वो सफर कर रही हैं, और दुनिया भर की कंट्रीज पे जो इम्पैक्ट पड़ा है, अगर हम उससे कंपेयर करते हैं भारत के इस वाले सिचुएशन को, ये थोड़ा सा फिर भी बेटर हो जाएगा। चाहे आप यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन करेंसी पे जो इम्पैक्ट पड़ा है उससे कंपेयर कर सकते हैं, जापान करेंसी के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ा है उससे कंपेयर कर सकते हैं, तो थोड़ा बहुत सिचुएशन अभी भी इंप्रूव है। लेकिन इंडिया में पता है चैलेंजिंग चीज़ क्या है, हम दो चीज़ों से यहाँ पर कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे हैं। एक तो यहाँ पे रुपये की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, दूसरा इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, महंगाई। इन्फ्लेशन काउंटर करना ज़रूरी है। आज इन्फ्लेशन के मामले में आज अगर आप देखोगे, हम काफ़ी सारी कंट्रीज़ के मामले में बहुत पीछे हैं। अपने पड़ोसी देश की बात करेंगे चाइना की, तो चाइना में 0 पॉइंट समथिंग इन्फ्लेशन है, यानी कि चाइना के अंदर में कोई ज़्यादा इन्फ्लेशन, ज़्यादा महंगाई है ही नहीं, ठीक है। तो जबकि यहाँ पर इंडिया के अंदर में इन्फ्लेशन एक बड़ी कह सकते हैं प्रॉब्लम है। तो ये दोनों चीज़ें जब मिल जाती हैं कि एक तरफ रुपये भी डेप्रिशिएट हो रहा है, दूसरी तरफ महंगाई भी बढ़ रही है, ये कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को क्राइसिस में डालती है।
इसके लिए हमें भी यहाँ पर फोकस करना होगा डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के ऊपर में। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, डॉलर इतना वैल्यूएबल आखिरकार है क्यों? डॉलर का ऊपर नीचे होने से इतना ज़्यादा इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट पे पड़ने के पीछे का रीज़न है डॉलर का यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। आज दोस्तों यहाँ पे दूसरे कंट्रीज की करेंसी इतनी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी जितना डॉलर। आज दूसरे देश के साथ में आप व्यापार करोगे, उसको रुपी दोगे तो पॉसिबल है वो नहीं लेगा, ठीक है, जब तक यहाँ पर उसके काम में ना आए। लेकिन डॉलर का एक्सेप्टेंस उसे पता है, डॉलर यहाँ पर इसकी वैल्यू है, डॉलर का उपयोग करेंगे। आज दुनिया भर की कंट्रीज अपने फॉरेक्स रिजर्व में डॉलर को स्टोर करके रखती हैं, उसकी वैल्यू है एक, और वो इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस। तो इस पे अगर इंपैक्ट पड़ता है तो ऑब्वियस ही बात है दुनिया भर के इस पूरे मार्केट के ऊपर में एक इंपैक्ट पड़ता हुआ हमको नजर आता है, ठीक है। बाकी मैंने आपको बताया सिचुएशन धीरे धीरे करके हमारे लिए ज़्यादा बेटर नहीं है, क्योंकि रुपी डेप्रिशिएट होगा, इंडिया को और ज़्यादा लॉस होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। रुपी की वैल्यू गिर रही है, समझ रहे हैं। अब मान लो जो हमारा डेप्रिसिएशन है, ये डेप्रिसिएशन इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा? इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा, हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा है। अब हमें बहुत ज़्यादा सामान जो हम लोग बाहर से परचेज करने वाले हैं उसके लिए बहुत पैसा देना पड़ेगा। जैसे अभी हमने लास्ट वाला जो आर्टिकल जब ओवरव्यू लिया था ना, तो हम बात कर रहे थे कि हम पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की बात कर रहे हैं। करना भी चाहिए, जितना ज़्यादा खुद डिपेंडेंट हो सकें, जितना ज़्यादा सेल्फ रिलायंट हो सकें, उस पर फोकस करना ज़रूरी है। और इस बात को यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है, सेल्फ रिलायंट होना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। अपनी इकॉनमी तभी स्टेबल कर पाएंगे जितना ज़्यादा निर्भर रहेंगे दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर में। रिलेशंस जहां भी गड़बड़ाए वहां पर हमारी इकॉनमी को झटका लगेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप लोग यहाँ पर दोस्तों देखते हैं, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि पेट्रोल जो हम लोग मंगाते हैं, सॉरी क्रूड ऑयल मंगाते हैं, उससे पेट्रोल वगैरह बनाया जाता है रिफाइन करके, पता है आप लोगों को, है ना। तो पहले अब मान लो यहाँ पे डॉलर की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो चुकी है और इंडियन रुपी बहुत ज़्यादा गिर चुका है, ठीक है, इसके कंपैरिजन में। तो मार्केट में पहले किसी दूसरे कंट्री से हम लोग यहाँ पर जितने रुपए का तेल ले रहे थे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर $10 का जो अमाउंट से इतना वॉल्यूम में तेल ले रहे थे, अब उतना ही तेल दोस्तों हमको ज़्यादा पैसा देकर देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वैल्यू गिर चुकी है, समझ रहे हैं। हाँ, इससे एक्सपोर्ट का बढ़ावा हो सकता है, बाहर वाले को फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि बाहर का व्यक्ति ये सोचेगा कि पहले यहाँ पर $1 में इंडिया के अंदर में 83 या 84 रुपीज़ वाला सामान मिल रहा था, अब $1 के अंदर 87 रुपये का सामान मिलेगा, तो थोड़ा एक्सपोर्ट वगैरह इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा, ठीक है, ये भी हम लोग देख सकते हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि हमको भी बहुत सारा जब इंपोर्ट करते हैं, इंडिया आज ऐसा नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग के मामले में बहुत स्टेबल कंट्री है। आज हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा इंपोर्ट किया जाएगा, बाहर से जो सामान को मंगाया जाएगा, उसके बदले में पैसा तो देना है ना, उनको पेमेंट करना है। तो जितने रुपए का, मान लो यहाँ पर पहले $1 का सामान परचेज कर रहे थे, अब यहाँ पर वही सामान $2 का मिल रहा है, महंगा हो चुका है, तो हमारा बिल बढ़ जाएगा। अब बिल बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों, यहाँ पर गवर्नमेंट को बोरोज करने पड़ेंगे, गवर्नमेंट को यहाँ पे प्रॉब्लम्स होंगी। अब बोरो करना पड़ेगा, उसके इंटरेस्ट की चिंता आ जाएगी, वो इंटरेस्ट भी पेमेंट करना है ना, वही पैसा जो उधार लिया है उसको चुकाना है, उसके साथ में ब्याज चुकाना है। हमारा फॉरेक्स रिजर्व डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा, फॉरेक्स रिजर्व से पैसा निकालकर इकॉनमी को स्टेबल करने के ऊपर कोशिश की जाएगी। ऐसे ढेरों इंपैक्ट्स यहाँ पर पड़ते हैं ऐसे डेप्रिसिएशन के, या फिर अगर हम देखें करेंसी जब ये गिर रही होती है तो उसके। आई होप आपको इसके बारे में क्लैरिटी मिल चुकी है, सिचुएशन क्या है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह यहाँ पे बनाने हैं, तो कुछ डिटेल मैंने यहाँ पे शेयर कर दी है, इसको आप लोग एक बार देख सकते हैं कि 3 फरवरी 2025 में ये जो डॉलर है ये बहुत मैसिवली ग्रो हुआ। इंडियन रुपी 55 पैसे और गिर गया, जिसके बाद ऑल टाइम लो 87.17 के आसपास जा गिरा, ठीक है। डॉलर इंडेक्स तेजी से बढ़ा है, जैसे मैंने आपको बताया, जिसका इंपैक्ट यहाँ पे दुनिया भर की कंट्रीज़ पे पड़ा। यूएस ने यहाँ पे टैरिफ लगाए कनाडा, मैक्सिको, चाइना के ऊपर में, जिसकी वजह से भी इकॉनमी के अंदर में अनसर्टेनिटी आई। मार्केट से बहुत सारा पैसा भी निकाला गया, जिस वजह से मार्केट हिट किया। कल आपको पता है स्टॉक मार्केट किस तरीके से, किस भयानक तरीके से यहाँ पे क्रैश हुआ था, लाखों करोड़ रुपये का नुकसान मॉर्निंग में हो चुका था, ठीक है। फिर यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि फॉरेक्स रिजर्व वगैरह होता है, फॉरेक्स रिजर्व हमारा फिर भी पहले के कंपैरिजन में इंप्रूव हुआ है, बट द प्रॉब्लम इज़ हमें इसको मेंटेन करके चलना होगा, ठीक है। फिर अब क्या है, आरबीआई को बीच में आना होगा, थोड़ा सा यहाँ पर जो ये सिचुएशन है इसको स्टेबल करने की ज़रूरत है, इसको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत के अंदर जो इन्फ्लेशन है 5.22% के आसपास है, इसको थोड़ा कम कीजिए, ये कम से कम 3.5% के आसपास आ जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। एक प्रॉब्लम से टल पाएंगे, क्योंकि दो प्रॉब्लम एक साथ आ रही हैं, रुपये का डेप्रिसिएशन और दूसरा यहाँ पे जो हमारा जैसे मैंने आपको बताया रुपये के डेप्रिसिएशन के साथ साथ में जो हमारी
इंपोर्टिंग वाली सिचुएशन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, और खासकर यहाँ पर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है कि बेसिकली इन्फ्लेशन जो पड़ रहा है, इन सब चीज़ों को काउंटर करने की ज़रूरत है। ठीक है, आई होप आपको इसके बारे में क्लैरिटी मिल चुकी है। अगले न्यूज़ आर्टिकल पर बढ़ते हैं, लेकिन नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल पर बढ़ने से पहले दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग अपने सामने ये पीडीएफ देख पाओगे, यहाँ पे न्यूज़ आर्टिकल है, द हिंदू का आर्टिकल जिसको हमने पढ़ा, उसके बारे में जितनी भी वेरियस इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाती है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल जो हम भी कवर करने वाले हैं उसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो बगल में मिल जाती है। यानी आर्टिकल से नोट्स कैसे बनाना है, क्योंकि आपकी प्रीलिम्स और मेंस दोनों साथ में आपको टैकल करके चलना है। तो ये आर्टिकल प्रीलिम्स के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है और मेंस में एक एनालिटिकल अप्रोच कैसे हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसके इंप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, यूपीएससी के लिए किस प्रकार से रेलिवेंस है, वो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करवा रखा है। ऐसा हर एक आर्टिकल में मिलेगा। ये आप खुद देख पाएंगे आर्टिकल कितना शॉर्ट सा है, इसको एनालाइज करने के बाद में कुछ अलग से डिटेल्स, सेपरेट डिटेल्स आपको प्रोवाइड करवाई गई है। जैसे चाहे वो इथेनॉल प्रोडक्शन को लेकर हो, तो इसमें भी आपको ये सभी जो डिटेल्स है वो मिल जाएंगी। और ये जो पीडीएफ है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में दोस्तों यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। और इस पीडीएफ को गेन करने के लिए आप पेड ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और इस पेड ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो बहुत ही मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, सबसे पहली चीज़ इस प्रकार के पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे, और ज्वाइन करते ही पुराने सारे पीडीएफ्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ऐसा नहीं है केवल आज से कंटेंट मिलना शुरू होगा, पुराना कंटेंट भी आपके पास में अवेलेबल होगा दोस्तों। तो आपका अमाउंट हाथों हाथ रिकवर हो जाएगा, बेनिफिट्स आपको फिर भी मिलते रहेंगे। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदा होगा। कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर अपने आप को ये इन्वेस्टमेंट मतलब अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अगले टॉपिक की। यहाँ पे बात होती है एक स्टडी के बारे में। एक स्टडी यहाँ पर आई है जिसमें यह मेंशन किया गया अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो हिमालयाज़ हैं वहाँ पे 110 ग्लेशियर्स ख़त्म हो चुके हैं। उसके पीछे का यहाँ पर रीज़न बताया जा रहा है क्लाइमेट चेंज, लगातार टेम्परेचर का बढ़ना। टेम्परेचर बढ़ता है, क्लाइमेट चेंज में कार्बन एमिशंस हो रहा है, पोल्यूशन हो रहे हैं, इसकी वजह से क्या होगा, हमारे ग्लेशियर्स पिघलेंगे, क्योंकि बर्फ़ जम कम रही है, पिघल तेज़ी से रही है। इससे क्या होगा, बर्फ़ जब पिघलेगी तो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड आएंगे। समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने ग्लेशियर्स देखे हैं, ये सब बर्फ़ के पहाड़ हैं, ऊपर यहाँ पे पिघल कर एक झील बन चुकी है, उसमें और बड़े बड़े टुकड़े पिघल पिघल के गिरते रहेंगे, तो ये पानी यहाँ से बाहर निकलेगा, और ये जब पानी बाहर निकलेगा बहता बहता आसपास के एरियाज़ के अंदर में फ्लड्स लेकर आएगा, जिसको बोलते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। तो ऐसी बाढ़ भी हमको देखने को मिलती है। अभी 2023 में सिक्किम के अंदर ऐसा डिजास्टर आया जिसकी वजह से 55 लोगों की जान गई। हमारा जो एक बड़ा मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो बर्बाद हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया तीस्ता नदी के ऊपर में। ये आपको पता है ना, ऐसे डिस्ट्रक्शंस यहाँ पे हो रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से कितना नुकसान हो रहा है ये आप समझ रहे होंगे। तो ये स्टडी थोड़ा मायने रखती है। इस स्टडी को आप एसए के पेपर में, एथिक्स के पेपर में, कहीं पर भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो स्टडी का ओवरव्यू क्या है, इस पूरे स्टडी में से 4 पॉइंट याद रखिएगा, 4 पॉइंट निकाल के आपको दे रहा हूँ। इस स्टडी को पब्लिश किया है जर्नल ऑफ अर्थ सिस्टम साइंस के अंदर में, जिसको यहाँ पे कुछ रिसर्चर्स हैं नागालैंड यूनिवर्सिटी, कॉटन यूनिवर्सिटी के, उन्होंने यहाँ पे कंडक्ट किया। इसमें बोला गया पिछले 32 साल में, यानी 1988 से लेकर साल 2020 के बीच में 110 से ज़्यादा ग्लेशियर्स डिसअपियर हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर में। ठीक है, और जो ये ग्लेशियर्स लगातार कम हो रहे हैं, इसमें एक बड़ा घाटा हमारा ही है। ठीक है, अब ये सब पता कैसे लगा है, इसके लिए हमने रिमोट सेंसिंग की है, थोड़ा डेटा यूज़ किया है, जीआईएस मैपिंग की है, ताकि ग्लेशियर्स के ऊपर में थोड़ा सा मॉनिटरिंग किया जा सके। इसके लिए जो होता है रैंडोल्फ ग्लेशियर इन्वेंट्री, उसका इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, ये आइस को मेजर करता है स्पेस से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो ये सब हमने करने के बाद में ये पूरा डेटा निकाला है, उसके बाद ये स्टडीज़ को पब्लिश किया गया है। इस स्टडी ने कौन कौन से एरिया को कवर किया है, तो हम बात कर रहे हैं लोहित डिस्ट्रिक्ट जो है, तवांग से लेकर लोहित डिस्ट्रिक्ट तक का एरिया कवर किया जा रहा है हमारे नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के अंदर, नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर में, जिसमें हमारा वेस्ट कामांग है, कुरुंग है, कुमे है, अपर सियांग है, अपर दिबांग वैली है। ये सब अरुणाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स की हम बात कर रहे हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के इन डिस्ट्रिक्ट्स में ये हाईली इम्पैक्ट पड़ रहा है। फिर उसके बाद ईस्टर्न हिमालयाज की अगर हम बात करते हैं, तो ये तो अभी हमने नॉर्थ ईस्ट की थोड़ी बात की है, और पूरे अगर ईस्टर्न सेक्शन के हिमालयाज को अगर आप देखोगे दोस्तों, तो वो भी तेज़ी से पिघल रहे हैं।
टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर राइज अगर हम देखेंगे तो पिछले कुछ समय पर 0.1 डिग्री सेल्सियस से लेकर 0.8 डिग्री सेल्सियस पर डिकेड के हिसाब से ग्रो हुआ है। पिछले 10 साल में इतना इतना टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो बहुत ज़्यादा है, और आने वाले समय पर यह टेम्परेचर और बढ़ सकता है। इस सेंचुरी का एंड होते होते ये टेम्परेचर राइज 5 to 6 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। अगर इतना टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है ग्लेशियर्स और तेजी से पिघलते हुए हमको नजर आएंगे। ग्लेशियर्स पिघलेंगे, ग्लेशियर्स को लेकर झील बनेगी, उस झील से पानी बाहर आएगा तो उससे बाढ़ आएगी, तो उसको बोलते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ऐसी मेजर फ्लड्स आ चुकी हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है 2023 का सिक्किम डिजास्टर, 55 डेथ हुई थी। एक मेगा पावर प्रोजेक्ट यहां पे बर्बाद हो गया था इसी फ्लड की वजह से। नाउ क्वेश्चन यह है कि इस चीज का इंपैक्ट भारत के ऊपर क्या पड़ेगा, इसका रिलेवेंस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या है। तो सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो है यहां पर इसका एनवायरमेंटल इंपैक्ट। हमारे ग्लेशियर्स खत्म हो जाएंगे, ग्लेशियर्स खत्म हो जाएंगे, नदियों में पानी कहां से आएगा, क्योंकि नदियों में पानी तो वहीं से आ रहा है ना। रिवर सिस्टम अफेक्ट होगा, वाटर सिक्योरिटी को लेकर एक बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर में पानी की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, जिसको बोलते हैं वाटर स्कैरसिटी प्रॉब्लम, पानी की कमी हो जाना। तो पानी की कमी हो जाएगी तो उस एरिया में कैसे हम एग्रीकल्चर को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में एग्रीकल्चर मैसिवली यहां पर सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि सिंचाई के लिए इन्हीं नदियों से पानी जो आ रहा है उसका इस्तेमाल होता है, ड्रिंकिंग वाटर के लिए इस्तेमाल होता है। तो ग्लेशियर का लॉस होना मतलब एक सीरियस भारी चिंता यहां पर हमारे सामने प्रेजेंट है। तीसरा प्रॉब्लम हाइड्रो पावर का है। ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो सबसे बड़ा रिस्क पड़ेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर में, ठीक है। अब वो वाटर से ही चलने वाले हैं, पानी नहीं होगा तो कैसे यहां पर होगा। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड जब आएंगी तो दोस्तों वो प्रोजेक्ट डिस्टर्ब हो सकते हैं। ऐसी बाढ़ आएगी तो ऐसे प्रोजेक्ट्स यहां पे तबाह हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, ठीक है। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट की बात आती है, तो फ्लड्स अगर बार बार आएंगी, ऑब्वियस सी बात है ग्लेशियर जितना तेजी से पिघलेगा बाढ़ ज़्यादा आएंगी, लैंडस्लाइड्स बहुत ज़्यादा होंगी। ऊपर से यहाँ पर बर्फ पिघल पिघल के बड़े बड़े टुकड़े गिर रहे होंगे नीचे, तो इससे इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है, समझ रहे हैं। फिर बात आती है क्लाइमेट चेंज की, तो हमें आज ज़रूरत है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देने की। क्लाइमेट के प्रति यहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके से अपने आप को लेकर चलना कि हम क्लाइमेट को थोड़ा सपोर्ट कर सकें। इतना ज़्यादा भी प्रेशर क्लाइमेट पे ना डालें कि आने वाले समय पर नेचर जवाब दे दे, जैसा शुरू हो चुका है। तो इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, अगर आपको वे फॉरवर्ड लिखना हो तो वे फॉरवर्ड में पहली चीज़ मेंशन करिएगा अफॉरेस्टेशन एंड इकोसिस्टम कंजर्वेशन। हिमालयन रीजन के अंदर में पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गर्मी बढ़ कैसे रही है, कार्बन एमिशन की वजह से। कार्बन बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर में फैला हुआ है। अब जब पेड़ लगाओगे तो उसका काम क्या है, कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेगा। वो कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेगा तो इतना ज़्यादा यहाँ पर वो वार्मनेस नहीं होगा, थोड़ा सा रीजन कूल रहेगा। तो बर्फ़ जो आज रेट चल रहा है ना, रेट क्या चल रहा है कि बर्फ़ पिघल तेज़ी से रही है, जम बहुत कम रही है, तो उसको हम ठीक कर पाएंगे। तो पहला काम ये करना होगा। दूसरा, यहाँ पे हमें डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस को थोड़ा और मजबूत करना होगा, क्योंकि जैसे जैसा सिनेरियो चल रहा है हमको पता है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स आ रही हैं, क्लाइमेट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ या कैलेमिटीज़ हमको देखने को मिल रही हैं। तो ऐसे डिजास्टर आएंगे आगे भी, तो उसके लिए तैयार रहिए, वार्निंग सिस्टम को लगाइए, मॉनिटरिंग कीजिए, ये ज़रूरी है। लोगों की जान बचाई जाए, अपने प्रोजेक्ट्स को बचाया जाए, जो नुकसान है उसको कम से कम होने दें, क्योंकि हम जो कर रहे हैं उसका परिणाम पता है, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं रुक रहे हैं। तो हमें क्लाइमेट पॉलिसीज़ को लास्ट में मजबूत करने की ज़रूरत है। जो नीतियां हैं उसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। हम पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की बात करते हैं, नेशनल एक्शन प्लान ले रखा है हमने, वेरियस इनिशिएटिव्स चला रखे हैं, बट सिचुएशन क्या है, क्या हम फॉलो कर रहे हैं? नहीं। नियम हर चीज़ का है, इम्प्लीमेंट किसी चीज़ को नहीं किया जाता है, समझ रहे हैं। चलिए आगे आते हैं अगली न्यूज़ आर्टिकल पर। आई होप आपको ये भी क्लियर हो चुका है। अगला आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा काम का है, अच्छे से पढ़िएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। यार एक काम और कर दिया करो, मेक श्योर क्या करो, चैनल के ऊपर में इस वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो, और काफ़ी सपोर्ट मिलता है। हम लोग 5000 लाइक्स का डेली बेसिस पे टारगेट रखते हैं, जहाँ पे हम न्यूज़पेपर के साथ साथ इवन नोट्स भी क्रिएट कर रहे हैं। हाथों हाथ समझ रहे हैं न्यूज़पेपर से पढ़ना क्या क्या है, अलग से आपको डेटा को डिफ्रेंशिएट करके प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप अगर करने बैठोगे तो आपके घंटे सेव हो जाते हैं बहुत सारे, क्योंकि यूपीएससी प्रिपरेशन में जो आपका टाइम मैनेजमेंट है वो पता है कितना क्रूशियल होता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है। जैसे यहाँ पर आपको पता ही है, बहुत सारे प्रोजेक्ट आजकल हम इस तरीके से लगा रहे हैं जहाँ पर एनवायरमेंट को बर्बाद किया जा रहा है। जंगलों के अंदर लगातार हम ये देख पा रहे हैं प्रोजेक्ट्स के ऊपर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, ठीक है।
अब जब जैसे जैसे यहाँ पे ये प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे, एनवायरमेंट में नुकसान पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? भाई उनको जगह नहीं मिल रही है, वो पेड़ काट देंगे। ठीक है, पेड़ काट देंगे तो वो जो एनिमल उस एरिया में रह रहे हैं या जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो उस जंगल पे डिपेंडेंट है वो कहाँ जाएंगे? एक तो यहाँ पर उन पे इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तीसरी चीज अगर आप देखोगे, आज हम एग्जाम्पल ले सकते हैं ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का। अब ग्रेट निकोबार का एग्जाम्पल आपके पास में बिल्कुल क्लियर है, हम ग्रेट निकोबार में हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, बट एनवायरमेंटलिस्ट जो है वो कंसर्न यही दिखा रहे हैं, वहां पे निकोबार ट्राइब्स हैं, वो ट्राइब्स की संख्या ऑलरेडी कम है, बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं, बहुत सारे जानवरों की ऐसी प्रजातियां हैं जो केवल उसी एरिया में पाई जाती हैं, एंडेमिक है, जहां दूसरी जगह पे नहीं मिलेंगी, वो खत्म हो जाएंगी। भाई घर तबाह हो जाएगा तो वो जाएगा कहाँ इंसान? थोड़े समय भटकेगा, उसके बाद यहाँ पर उसका पता नहीं चलेगा। तो यही परेशानी आज यहाँ पे हमको देखने को मिल रही है ड्यू टू दी प्रोजेक्ट्स एक्सपेंशन इनटू दी फॉरेस्ट एरियाज। जिस तरीके से यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं जंगलों के अंदर में। अब दोस्तों यहाँ पे एक्चुअली में हुआ क्या, कोर्ट के अंदर में एक पिटीशन, एक याचिका दी गई, और वो जो पिटीशन था वो कहीं ना कहीं हमारे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के अंदर में जो 2023 के अंदर अमेंडमेंट्स करे गए थे, बदलाव करे गए थे, उसको चैलेंज कर रहा था वो पिटीशन। अब जिसको देखते हुए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, ये क्लियर कर दिया कि जो हमारी केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार है, यहाँ पे हमसे इनसे यानी सुप्रीम कोर्ट ने इनसे ये नहीं बोला है कि आप जंगलों के अंदर में अपना जो प्रोजेक्ट वगैरह है वो लगाइए, ऐसा यहाँ पे नहीं बोला गया है। अगर जंगलों के अंदर प्रोजेक्ट लगाना है तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ठीक है आप लगा सकते हैं, अलाउ कर रहे हैं हम इस चीज को, लेकिन आपको कंपनसेटरी लैंड का प्रोविजन भी पता होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन यह है कि सर ये कंपनसेटरी लैंड क्या होता है, जरा इसको सुनिएगा। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप एक बड़े एकड़ की जमीन ले लिए और इसके अंदर आपने सोचा यहाँ पे हम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगाने वाले हैं। ठीक है, तो कंपनी को ठीक है अलाउ कर दिया जाएगा, लगा लो प्रोजेक्ट, लेकिन उसके बदले में यार एक इतनी ही बड़ी जमीन को आप एज अ कंपनसेटरी जरा प्रोवाइड करवा दो। इतनी बड़ी जमीन के अंदर में आपको पेड़ पौधे लगाने की जरूरत है, जितना नुकसान क्या है वो पेड़ पौधे इधर लगा के आप प्लीज उसकी भरपाई कर दीजिए, तब तो ये प्रोजेक्ट को ठीक है अप्रूवल मिल जाएगा कि हाँ यहां पे खत्म किया है तो दूसरी जगह पे हमने लगा दिया है, तो एनवायरमेंट से कहीं पेड़ पौधे कम नहीं हुए हैं या फॉरेस्ट लैंड कम नहीं हुआ है, समझ रहे हैं? तो ये कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि क्लियरली हम डिस्ट्रॉय कर देंगे हर एक चीज को और उसके बदले में कोई कंपनसेटरी लैंड भी नहीं प्रोवाइड करवाया जाएगा, देन वो चीज यहां पे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वो हम अलाउ नहीं करते हैं और ना ही हमने इस चीज के लिए बोला है कभी। ठीक है, अब यहां पर मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट को भी समझाया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। चलिए मैं आपको इसके बारे में कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करवाता हूं, क्योंकि साथ ही साथ में नोट से पढ़ते रहिए कि आर्टिकल से कुछ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मैंने यहां पर ऐड की हुई है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड क्या है फॉरेस्ट लैंड को लेकर, ये समझ गए। इन्होंने क्लियरली रूल किया और ये बोला फॉरेस्ट लैंड को आप रिड्यूस यानी कम नहीं कर सकते अनलेस कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन इज प्रोवाइडेड, यानी जब तक आप कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन नहीं देंगे तब तक यहां पर आप यह लैंड का इस्तेमाल नहीं करवाएंगे। अगर आपने दूसरा जमीन दे दिया, उस पर पेड़ पौधे लगवा दिए तो ठीक है, आप उस जमीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी क्लैरिफाई किया जो आपके लीनियर प्रोजेक्ट्स हैं, ये जो वर्ड है ना लीनियर प्रोजेक्ट्स, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। इसके अंदर में दोस्तों यहाँ पे आपका रोड्स हो गया, रेलवेज हो गया, पाइपलाइन बिछाना हो गया, ये सब प्रोजेक्ट्स आते हैं। इसके लिए आप जंगल की जमीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, करना है तो भाई दूसरी जमीन दीजिए और उस पर यहाँ पर पेड़ पौधे लगाइए, ये आपको क्लियर है। ये रूल तब आया है या ये सुप्रीम कोर्ट ने तब मेंशन किया है जब कोर्ट के अंदर एक केस चला, और ये केस मैं आपको बता ही चुका हूं कि एक एक्ट के अंदर जो अमेंडमेंट हुआ था उसको पिटीशन के थ्रू चैलेंज किया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे क्या किया है, इस फॉरेस्ट की डेफिनेशन के ऊपर में जोर दिया है कि आखिरकार जंगल की डेफिनेशन एग्जैक्टली करंट समय पर है क्या। सुप्रीम कोर्ट ने यह रिफर्म करा, यह मेंशन किया कि 1996 में केस हुआ था 1996 के अंदर, और वो यहां पर केस था TN गोदवर्मन तिरुमुलपड़ केस। इस केस में यह मेंशन किया गया था कि जो जंगल है इसको हमें थोड़ा सा ब्रॉडली कवर करना होगा, और 1.97 लाख स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है जो अनडिक्लेयर फॉरेस्ट लैंड था, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2023 में केस देखा, रूलिंग की, और यहां पर इन्होंने यह मेंशन किया कि जो बड़ा एरिया है अनडिक्लेयर फॉरेस्ट लैंड का, इसको हम जंगल वाले हिस्से में कवर करेंगे, क्योंकि बहुत सारा एरिया ऐसा था जो था तो जंगल, लेकिन उसको फॉरेस्ट लैंड वाले एक्ट में कवर नहीं किया गया था, उसको फॉरेस्ट का दर्जा नहीं दिया गया था। तो बेसिकली 2023 में जो केस हुआ वहां पे भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी जो जमीन है, लगभग 1.97 लाख स्क्वायर किलोमीटर का जो रीजन है जो अनडिक्लेयर फॉरेस्ट था, इसको जंगल वाली डेफिनेशन में कवर किया, फॉरेस्ट की डेफिनेशन में कवर किया। अब गवर्नमेंट ने जो ये अमेंडमेंट करे थे इस लॉ के अंदर में, इसमें चैलेंज किया है
इसमें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि देखिए जो ये फॉरेस्ट है, ये फॉरेस्ट वर्ड का इंपॉर्टेंस देना होगा। और ये भी मेंशन किया गया है, देखो ये जो अमेंडमेंट हुआ था 2023 के अंदर में, इस अमेंडमेंट के थ्रू सेक्शन 1A को लेकर आया गया, क्योंकि किसी एक्ट के अंदर अमेंडमेंट करना, पुराने 1980 के एक्ट में हमने कुछ संशोधन किया, बदलाव किया, बदलाव करने के बाद कुछ नई चीज ऐड करना, यानी अमेंडमेंट संशोधन करना। तो इस अमेंडमेंट के थ्रू हमने सेक्शन 1A को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें हमने जंगल को 2 कैटेगरीज में बांट दिया, है ना, डिक्लेयर फॉरेस्ट एंड लैंड्स रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट, यानी सरकार के जितने भी रिकॉर्ड्स है कि कहां कहां पे जंगल है 1980 के बाद, यहां पर जो भी रिकॉर्ड्स है उस सेक्शन में, और एक डिक्लेयर्ड फॉरेस्ट की जिस एरिया को डिक्लेयर करा गया है कि वो जंगल है, तो इस सेक्शन में हमने जंगलों की जो डेफिनेशंस है उसको यहां पर डिवाइड किया। तो आज बहुत सारा जो एरिया है, जैसे फॉर एग्जांपल ये अनडिक्लेयर फॉरेस्ट था, इसको डिक्लेयर फॉरेस्ट डिक्लेयर किया गया, इसको फॉरेस्ट के डेफिनेशन में कवर किया गया। तो आज इस तरीके से जंगलों को लेकर प्रोविजंस अपने पास में प्रेजेंट है। इवन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को भी आज एक पूरा रिकॉर्ड तैयार करना है सभी फॉरेस्ट लैंड्स को लेकर, ये बात हमारी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की नोटिफिकेशन कहती है। ठीक है, अभी यहां पर कुछ समय पर ये सब डॉक्यूमेंटेशन रेडी करना है, जिससे जंगल कहां कहां पर कितने कितने प्रेजेंट है उसका एक प्रॉपर मात्रा में डेटा हमारे पास में अवेलेबल होगा। अब इसका एनवायरमेंटल इंप्लीकेशन क्या है, क्योंकि हमारा मेन पर्पस यह है, जब जंगलों का पता होगा तो हम उस ग्रीन कवर एरिया को प्रोटेक्शन दे पाएंगे, उसकी सुरक्षा कर पाएंगे, क्योंकि हम बता चुके हैं कि ये दायरा है, ये जंगल है, यहां पे कोई भी प्रोजेक्ट नहीं लगना चाहिए, लगेगा तो उसके लिए ये प्रोविजंस हैं, ये नियम है, जरा इसको फॉलो कीजिएगा। समझ रहे हैं। दूसरा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात आती है, तो हम नहीं चाहते इस तरीके के प्रोजेक्ट्स तेजी से लगते रहें और यहाँ पे जो एनवायरमेंट है, फॉरेस्ट एनवायरमेंट, वो डिस्टर्ब हो। लगाना है बहुत, अगर एक्सेप्शनली ज़रूरी है तो उसके लिए आपको फिर ज़मीन दूसरी जगह पर देनी पड़ेगी, जो हम लगातार अभी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में एट द लास्ट वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। वे फॉरवर्ड यही है कि जो हमारी स्टेट से जो राज्य सरकार है, इनको भी इसमें शामिल होना चाहिए, इनको भी ये जो एफर्ट्स हैं उसको तेजी से बढ़ाना होगा, ताकि हम डिजिटली सारा डेटा कलेक्ट करके रखें कहाँ कहाँ पर फॉरेस्ट लैंड प्रेजेंट है। ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर कहां पे लगना चाहिए उसको लेकर एक लीगल क्लैरिटी लेकर आ जाओ यार। प्रॉब्लम यही है ना, आज हमारे पास में कोई लीगल क्लैरिटी नहीं है कि प्रोजेक्ट यहां पे लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, लगाना है तो भाई उसके लिए क्या क्या करना होगा, प्रॉपर मात्रा में जो नियम है वो प्रेजेंट कर दो, जिससे यहां पर सारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो एक जेन्युइन एफोरेस्टेशन की रिक्वायरमेंट है, पेड़ लगाना जरूरी है, पेड़ काटना इतना आवश्यक नहीं है, इस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया जाए तो हमारे लिए और बेटर रहेगा, हम इस क्लाइमेट चेंज वाली समस्या से लड़ पाएंगे। ठीक, चलिए अगली इंपॉर्टेंट खबर है, और ये बात करती है इथेनॉल प्रोडक्शन के बारे में। हुआ क्या एक्चुअली में, जरा सुनिएगा यहाँ पे क्या क्या बोला जा रहा है। हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी साहब, इन्होंने एक बात बोली, और बात यह है कि इंडिया विल अचीव इट्स टारगेट ऑफ 20% एथेनॉल इन नेक्स्ट 2 months। ये यहां पर इन्होंने मेंशन किया, तो ये एक बड़ा ऑब्वियस सी बात है, स्टेटमेंट है भाई। यहां पर देखो प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको बताता हूं। आज हम लोग क्या करते हैं, आज हम लोग पेट्रोल को रिफाइन करके बनाते हैं, लेकिन पेट्रोल को रिफाइन करके बनाया किस चीज़ से जाता है, उसको बनाया जाता है क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल से। ठीक, ये भी सभी लोगों को पता है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि ये इंडिया में तो नहीं पाया जाता, इंडिया में बहुत कम प्रोडक्शन होता है, तो हम क्या करते हैं, इसको इंपोर्ट करते हैं। इसमें बहुत सारी अरब कंट्रीज़ हो गई, ठीक है, और भी काफ़ी सारे देश हो गए जिनसे यहाँ पर ये कच्चा तेल इंपोर्ट किया जाता है, खरीदा जाता है। और भारत की पॉपुलेशन के हिसाब से आपको पता है ज़रूरत हमारी बहुत ज़्यादा है, तो हमने ये सोचा क्यों ना इसमें कुछ ना कुछ बदलाव किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर हम 100% पेट्रोल परचेज कर रहे हैं, भले ही ये डिपेंडेंसी एकदम नहीं खत्म हो सकती, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके निर्भरता खत्म होती है, हर चीज़ थोड़ी थोड़ी करके यहाँ पर होती है। तो 100% ना रोक कर हम क्यों ना इसमें थोड़ा बदलाव करें, क्यों ना हम इसमें 10% इथेनॉल मिला दें पेट्रोल में। अब 10% इथेनॉल मिला देंगे तो अब हमें जो 100% पेट्रोल खरीद रहे हैं बाहर से, वो 90% खरीदना पड़ेगा। और देश की आबादी के मामले में ये 10% 90% बहुत होता है यार, है ना। फिर अब हमारा टारगेट है 10% इथेनॉल तो हम मिला चुके हैं, अब हमारा मेन टारगेट है इस 10% को सीधा 20% तक करना, कि सर हम इस 100% पेट्रोल में से 20% तो इथेनॉल मिला देंगे। जैसे 20% इथेनॉल मिला देंगे, कहने का मतलब है अब हमें विदेशों से ये 100% पेट्रोल नहीं खरीदना होगा, केवल 80% पेट्रोल यहाँ पर हम लोग परचेज करेंगे, मतलब ये कच्चा तेल परचेस करेंगे, क्योंकि इसमें हमने 20% इथेनॉल मिला दिया। इथेनॉल मिलाने से दोस्तों यहाँ पे फार्मर्स की इनकम वगैरह भी बढ़ेगी, क्योंकि ये जो इथेनॉल है ये बनेगा ही किस चीज़ से, ये बनेगा बेसिकली यहाँ पर मेज़, मक्का, इन सब चीज़ों से।
अभी मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। आई होप आपको यहां पर एक क्लैरिटी मिल चुकी है। तो गडकरी साहब का कहना है इंडिया विल अचीव इट्स टारगेट ऑफ 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग ऑफ पेट्रोल इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स। आने वाले 2 महीने में हम ये 20% वाला टारगेट अचीव कर सकते हैं। अब आगे की बात सुनिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा, इंपॉर्टेंट नोट्स आपके सामने प्रेजेंट है, प्लीज इसको लिख कर चलिएगा या अपने पास में ये पीडीएफ्स को रखिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट। क्या बात हो रही है ये मैं आपको बता ही चुका हूं, ठीक है। हमारा टारगेट क्या है? हमारा मेन टारगेट यह है कि हम हर साल 1100 लीटर के आसपास इथेनॉल का प्रोडक्शन कर सकें। यह हमारा टारगेट है। जितना ज्यादा इथेनॉल बना पाएंगे उतना ज्यादा पेट्रोल में मिक्स कर पाएंगे, जिससे यहां पर उसकी खपत कम हो पाएगी और हम लोग ज्यादा बाहर से मंगाने के लिए मजबूर नहीं हो पाएंगे। कंजम्पशन थोड़ा सा कम हो जाएगा, इंपोर्ट कम हो जाएगा, बिल कम हो जाएगा इंपोर्ट का। आज वैसे भी ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है क्योंकि महंगाई ज़्यादा है, दूसरा डॉलर की वैल्यू ज़्यादा है, तो डॉलर्स में पेमेंट करनी भी होती है। समझ रहे हैं? सब ये होलिस्टिकली आपस में लिंक है। फिर बात आती है यहाँ पर, ये इथेनॉल बनता कैसे है? सर, व्हाट आर दी सोर्सेस ऑफ इथेनॉल प्रोडक्शन? पहली चीज़ है यहाँ पर चावल। जो यहाँ पर टूटे हुए चावल होते हैं उससे आज हम 110 करोड़ लीटर्स के आसपास इथेनॉल को प्रोड्यूस करते हैं। फिर चीनी, शुगर के साथ साथ हाई ग्रेड मोलासेस, इनसे भी लगभग 400 करोड़ के आसपास, 400 करोड़ लीटर्स के आसपास ये इथेनॉल को प्रोड्यूस किया जाता है। नाउ इन दोनों के अलावा जो मैसिवली यूज करते हैं वो है मेज यानी मक्का। मक्के से भी 350 से लेकर 400 करोड़ लीटर के आसपास हम इथेनॉल को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इंडिया की जो इथेनॉल डिस्टिलरी कैपेसिटी है, जहां पे इथेनॉल का इस्तेमाल हो रहा है, इथेनॉल को बनाया जा रहा है, वो बेसिकली 1600 करोड़ लीटर्स के आसपास है। और ये बढ़ाई गई है, सरकार ने बहुत सारे इनिशिएटिव चलाए हैं, इस वजह से यहाँ पे ये थोड़ा सा इंक्रीज हो पाया है। लेकिन आज हमें ध्यान रखना होगा कुछ बेसिक सी चीज़ों के ऊपर में, चीज़ों को बैलेंस करने के ऊपर में। ऐसा थोड़ी है शुगर अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो शुगर से केवल इथेनॉल ही बनाया जाएगा, क्योंकि फार्मर्स को यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है तो वो यहाँ पर सीधा गन्ने से जब चीनी बनती है तो गन्ने को सीधा बेच देते हैं जहाँ पे इथेनॉल का प्रोडक्शन हो रहा है, वो ज़्यादा पैसे देंगे, तो भाई चीनी नहीं मिल पाएगी इंडिया के अंदर में। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया कि शुगर और हाई क्वालिटी मोलेसेस से इथेनॉल नहीं बनाया जाएगा, ये बात बोल दी। गवर्नमेंट ने कहा कि भाई शुगर की कमी हो जाएगी भाई देश के अंदर में, फिर हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स आएंगी। आज कह सकते हैं कि हम प्रोडक्शन के मामले में वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर हैं शुगर के, ब्राजील के साथ साथ, तो प्रॉब्लम्स आएंगी हमें। तो हमने ये कहा चीनी से मत बनाओ इथेनॉल। जब ये मना कर दिया गया तो इसके बाद मेज जो है, मक्का जो है, इसके ऊपर में रिलायंस, इसके ऊपर निर्भरता ज्यादा बढ़ गई। समझ रहे हैं? तो अब यहां पे क्या हो रहा है कि इस मक्के से ज्यादातर इथेनॉल को प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो वन ऑफ द मेजर सोर्स दोस्तों मेज हो चुका है। अब मक्के का प्रोडक्शन इंडिया में होता है अच्छा खासा, किस लेवल पर होता है? यू कैन सी हेयर। इंडिया का जो मेज प्रोडक्शन है 2024-25 के अंदर में ये 42 मिलियन टन के आसपास था, ठीक है, जिसमें से हम लोगों ने 9 मिलियन टन के आसपास इथेनॉल के लिए एलोकेट कर दिया। तो देश की पूर्ति भी हो जाएगी 42 मिलियन टन से, क्योंकि उस मक्के का इस्तेमाल काफी सारे एस्पेक्ट में होता है, और 9 मिलियन टन के आसपास हमने इथेनॉल के लिए भी दे दिया। आज इस इथेनॉल को सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाले स्टेट्स कौन कौन से हैं? तो इसमें आपका कर्नाटका हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। दीज आर दी पर्टिकुलर स्टेट्स जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, सबसे ज्यादा उत्पादन करते हैं इस मक्के का, याद रखिएगा। तो आज फार्मर्स जो है ना वो मक्के की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इथेनॉल की डिमांड ज्यादा है। तो इथेनॉल की डिमांड ज्यादा है, मक्के को ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, उनको अच्छा प्राइस मिल रहा है, मक्का बनाकर बेच देंगे वहां पे, अब वो इथेनॉल बना लेंगे, फार्मर्स को ज्यादा अच्छा पैसा मिल जाएगा। तो ये एक चीज है, समझ रहे हैं? लेकिन ऐसा नहीं है कि दोस्तों यहां पे हम मक्के को केवल और केवल प्रोडक्शन ही करके सारी अपनी जरूरत पूरा कर लेते हैं, क्योंकि जरूरत बहुत ज्यादा है। अब लोगों की जरूरत भी है और इथेनॉल के लिए भी यहां पर इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने मेज को इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, बाहर विदेशों से मंगाना शुरू कर दिया। तो मंगाने के लिए आप देखोगे अप्रैल जून के अंदर में, पिछले साल की बात कर रहे हैं, अप्रैल मई जून, इन 3 महीने के अंदर 100 करोड़ रुपए का जो मेज है वो इंपोर्ट किया गया, मंगाया गया। इतना सारा प्रोडक्शन होने के बावजूद भी इवन 2023 और 24 का टोटल इंपोर्ट देखोगे तो ये $33 मिलियन का इंपोर्ट हमने किया है। और ये जो मैंने ऊपर बताया ये अप्रैल से जून का है। नाउ अगर आप अप्रैल से नवंबर 2024 में देखोगे तो 188 मिलियन टन के आसपास इंपोर्ट है मेज का। ये एकदम शार्प राइज हुआ है, तेजी से इंपोर्ट इंक्रीज हुआ है। क्यों? क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। एथेनॉल को क्योंकि हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, एथेनॉल को बनाने के लिए मेज की जरूरत पड़ती है। अब अगर हम केवल और केवल मक्के पे फोकस कर रहे हैं,
या मक्के बेस्ड एथेनॉल प्रोडक्शन करेंगे तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, जरा इस इम्पैक्ट को सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट शानदार मुद्दा है ये। इम्पैक्ट में सबसे पहली चीज दोस्तों यहाँ पे मेज का जो इस्तेमाल है उसमें एक बड़ा शिफ्ट हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो मक्का है केवल इथेनॉल के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है। जो हमारी पोल्ट्री फार्म से मुर्गियों को डाला जाता है, गाय भैंसों को यहां पर डाला जाता है, स्टार्च इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। तो आज केवल इथेनॉल पे ज्यादा इसका इस्तेमाल करेंगे तो इन इंडस्ट्रीज, इन पोल्ट्री फार्म्स वगैरह को ये मेज नहीं मिल पाता। ये प्रॉब्लम है, चैलेंज है ये। फिर फार्मर्स जो है ये क्या करेंगे, केवल और केवल मक्का प्रोड्यूस कर रहे हैं, इथेनॉल को प्रोड्यूस करने के लिए, इथेनॉल सप्लाई के लिए केवल इस पे ध्यान दे रहे हैं, अच्छा अमाउंट मिल रहा है, समझ रहे हैं? तो ये भी एक चैलेंज है ना। ये चैलेंज तो ठीक है, लेकिन जब हम इस मक्के को फैक्ट्री में लेकर जाएंगे, प्लांट्स में लेकर जाएंगे, जब इससे यहां पर हम इथेनॉल को प्रोड्यूस करेंगे तो इथेनॉल को प्रोड्यूस करते हुए हमको एक चीज मिलती है जिसको बोलते हैं DDGS, दैट इज डिस्टिलर्स ड्राइड ग्रेन्स विद सोल्यूबल। तो हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे पोल्ट्री फार्म में हमारी मुर्गियों को, मुर्गी पालन जहाँ पे हो रहा है वहाँ सब में अगर ये ना मिल पाए, मेज ना मिल पाए, तो आप क्या कर सकते हैं, DDGS जो इथेनॉल को प्रोड्यूस करते हुए यहाँ पर ये कह सकते हैं सूखा ग्रेन मिलता है ना, इसको आप खिला सकते हैं इनको। तो एक बाय प्रोडक्ट एडवांटेज थोड़ा सा मिल जाता है। चैलेंज के साथ साथ एक थोड़ा सा जो सोल्यूशन है वो भी मिल गया है, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी और भी है, अभी आगे बताऊंगा। इसका इंपैक्ट एनर्जी और इकोनॉमी के आधार पर भी पड़ेगा। वो कैसे पड़ेगा सुनिएगा। हम बहुत सारा पैसा बचा पाएंगे। आज आप ये सुनिए, जो सेविंग्स है वो किस लेवल पर होगी, 6,000 करोड़ रुपए पर 100 करोड़ लीटर्स ऑफ एथेनॉल। अगर हम 100 करोड़ लीटर्स ऑफ एथेनॉल का यूज कर रहे हैं तो 6,000 करोड़ रुपए हम बचा पाएंगे। बाहर से जो हम लोग ये कच्चा तेल मंगाते हैं वो ना मंगाकर इतना प्रोडक्शन इथेनॉल का देश में ही कर लें, 6,000 करोड़ रुपए बच सकता है। और आप इमेजिन ये करो, इंडिया का पैसा, मतलब अगर हम इथेनॉल को बहुत बड़े लेवल पर लेकर चले जाते हैं, पेट्रोल में बहुत ज्यादा मिक्स कर देते हैं, तो इसकी ताकत यह है कि इंडिया की जो 10.5 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट बिल है ये रिड्यूस हो सकता है। 10.5 लाख करोड़ की बात हो रही है, ये इंपोर्ट बिल कम हो सकता है। इंपोर्ट बिल इतना काफी अमाउंट जो है हम लोग बचा सकते हैं, लाखों करोड़ रुपया बच सकता है हमारा। इतना पैसा का हम लोग केवल और केवल तेल परचेज कर रहे होते हैं, समझ रहे हैं? अब बात है इसी काम को करने में कुछ चैलेंजेस के बारे में कि भाई ये काम कर रहे हैं तो इसमें कुछ समस्याएं भी हैं। सबसे बड़ी समस्या आएगी रिस्क टू फूड सिक्योरिटी। आप लोग भी यही सोच रहे होंगे, अगर आप ज़्यादा मक्के के ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे, ज़्यादा मक्के से इथेनॉल बनाएंगे तो मक्के का शॉर्टेज हो जाएगा, ठीक है। और फार्मर्स भी इसको ही ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, उनको लग रहा है ज़्यादा अच्छा पैसा मिल रहा है, दूसरे फिर जो अनाज है उसको उगाया नहीं जाएगा, शॉर्टेज हो जाएगा, अकाल पड़ जाएगा, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पर है सस्टेनेबिलिटी कंसर्न। हमें एक बैलेंस अप्रोच करने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि इथेनॉल पॉलिसी के माध्यम से केवल मक्का ही मक्का प्रोड्यूस किया जा रहा है तो एग्रीकल्चर में बड़ा बदलाव आ जाएगा जो हमारे फेवर में नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसके अंदर में सुधार की आवश्यकता है, बैलेंस अप्रोच करने की आवश्यकता है। इक्वली यहाँ पर मेज भी प्रोड्यूस कीजिए, इक्वली दूसरे ग्रेन्स पर भी फोकस कीजिए, ये ज़रूरी है। गवर्नमेंट इसके लिए पॉलिसी सपोर्ट प्रोवाइड करवा सकती है। बाकी एट द लास्ट यहाँ पर इसका वे फॉरवर्ड हो सकता है, हमें थोड़ा सा जो फीड स्टॉक है वो डाइवर्सिफाई करना होगा। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आज जैसे मक्के से इथेनॉल बन रहा है, ठीक है, अब आपको फीड स्टॉक्स के लिए यहाँ पर इस्तेमाल करना होता है। फॉर एग्जांपल आप इसके लिए दूसरा जो एग्री वेस्ट बैम्बू वगैरह है इसका यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जो सेल्यूलोसिक इथेनॉल है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। उसके अलावा इथेनॉल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है ताकि ज़्यादा कॉस्ट ना लगे इसके अंदर में, थोड़ा सा अफोर्डेबिलिटी के अंदर में हम लोग इथेनॉल को प्रोड्यूस कर पाएँ। फिर बैलेंस पॉलिसी अप्रोच की ज़रूरत है। अच्छा फूड सिक्योरिटी, जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसा ना हो कि हम केवल मेज से प्रोडक्शन ही कर रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है ताकि प्रोडक्शन भी होता रहे और हमारे देश के अंदर में किसी भी अनाज का, किसी भी प्रकार का कोई शॉर्टेज भी ना हो, ठीक है। तो ये मार्केट डिस्टॉर्शंस को रोकना ज़रूरी है, तभी यहाँ पे हम चीज़ों को बैलेंस कर पाएंगे। चलिए नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। आज का लास्ट आर्टिकल है विच इज़ आवर एडिटोरियल। और ये जो एडिटोरियल है इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ ये मेंटल हेल्थ के रेस्पेक्ट में डिस्कस किया गया है। ये दो राइटर्स आपको देखने को मिलेंगे जिन्होंने यहाँ पर इसके बारे में चर्चाएं की हैं। लुक एट दिस। अब यहाँ पर मेंशन किया गया है एलिमिनेटिंग एलिटिज्म इन मेंटल हेल्थ। अब देखो मामला क्या है ना, जब हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ की तो वो क्या है, एक इंसान की फिजिकल हेल्थ तो दिखाई देती है कि हाँ भाई वो फिजिकली कितना ज़्यादा ग्रो हो रहा है, फिजिकली कितना ज़्यादा यहाँ पर कैसा दिखाई दे रहा है ना। तो मतलब कोई मोटा है, पतला है, इन सब चीज़ों को यहाँ पर हम फिजिकली देख सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा फिट है,
लेकिन मेंटली यहाँ पर क्या होता है, मेंटली कौन डिस्टर्ब है, कौन कितना स्ट्रेस में है, कौन डिप्रेशन की तरफ जा रहा है, कौन डिप्रेशन में जा चुका है, ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर होती हैं। ये स्ट्रेस बहुत बड़ी चीज़ है। इस स्ट्रेस को मतलब ये वर्क से भी होता है, वर्क ओवरलोड की वजह से रिसेंट समय पर मैंने भी बहुत ज़्यादा फेस किया। ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेडिसिन का इस्तेमाल किया। मैं वर्क पे इतना ज़्यादा मतलब इन्वॉल्व हो गया था कि वो स्ट्रेस हुआ, स्ट्रेस की वजह से हेडेक बहुत बड़े लेवल पर होने लगा। सर में इतना ज़्यादा भयानक दर्द मैंने आज तक महसूस नहीं किया जितना पिछले कुछ समय पर देखने को मिला। लेकिन फिर भी यहाँ पर अपना पैशन था, अपनी चीज़ें थी, तो वो रोका नहीं। आप देख पाओगे वीडियोस मैंने रेगुलरली, चाहे देर से हो, भले से हो, कैसे भी हो, बेड से उठा जाए ना उठा जाए, लेकिन यहाँ पर जैसे तैसे यहाँ पर मेंटेन किया है। वो अपना पैशन चीज़ें, वो जो पैशन है ना उस चीज़ को वो डिफाइन करता है। ठीक है, कि हाँ मेरा मन है, इस चीज़ को करे बिना यहाँ पर फिर नींद नहीं आती, ऐसा भी यहाँ पर एक फील होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और है कि आपको ना आज के समय पर, सच ही बता रहा हूँ, एक पर्सनल एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ, हम फिजिकली हेल्थ के ऊपर में थोड़ा बहुत ध्यान दे देते हैं, आज हम वो भी नहीं दे रहे हैं। आपको दो तरीके से एक्टिव होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो इंसान फिजिकली और मेंटली एक्टिव है आज, उसकी दोनों हेल्थ अगर इंप्रूव्ड है, वो कुछ भी अचीव कर सकता है। ठीक है, उसकी अगर विल पावर बहुत स्ट्रांग है, अपने माइंड को कंट्रोल कर सकता है, अपने माइंड के ट्रैप में नहीं आएगा। और वो कैसे होगा? अपनी मेंटल पावर को बढ़ाकर, अपनी वेलनेस पावर को बढ़ाकर। और उसके लिए यहाँ पर आप थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं मेडिटेशन की, ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिसेस होती हैं जिसके माध्यम से मेंटल हेल्थ, विल पावर यहाँ पर आप इंक्रीज करते हैं। लेकिन साथ ही साथ में दोस्तों यहाँ पर फिजिकल ट्रेनिंग भी करनी जरूरी है। ऐसा नहीं आप मेंटली बहुत एक्टिव है, फिजिकली एक्टिव नहीं है, फिजिकली बहुत एक्टिव है, मेंटली एक्टिव नहीं है, दोनों को बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट है। तो आप यहाँ पे बहुत सारे लोगों के परसेंटेज में ऑटोमेटिकली बहुत आगे आ जाओगे, क्योंकि आज मैक्सिमम लोग इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि मोबाइल फ़ोन की वजह से रील्स को स्क्रॉल करते करते वो ज़्यादातर टाइम हमारा निकल जाता है। आज आलस भरपूर मात्रा में भरा हुआ है, ओबेसिटी के मामले में इंडिया टॉप पर है, समझ रहे हैं? तो इतना सुधार लिया, ऑटोमेटिकली काफ़ी ज़्यादा बड़ी भीड़ से आप आगे आ गए। फिर अपने गोल पे स्पेसिफिकली फोकस करते रहोगे, सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करना बहुत कम कर दोगे। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ यही है ना, आधे से ज़्यादा लोग उसी चीज़ पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप देखो इंस्टाग्राम के ऊपर में क्या क्या चीज़ें चल रही होती हैं, कमेंट्स आपको भर भर के मिलेंगे, 30,000 35,000 कमेंट, मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं, 100 मिलियन, 150 मिलियन, 600 मिलियन व्यूज़ यहाँ पर कई सारे रील्स के अंदर में मेंशन्ड है, जिसमें लिटरली कुछ भी नहीं है। कभी कभी ये चीज़ देखता हूँ यार कि मतलब उसमें कुछ भी नहीं है, तो आप इमेजिन कीजिए, ये टाइम वेस्ट है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे छोड़िए और अपना जो गोल है उसके ऊपर में एक स्पेशल फोकस लगाइए। एक चीज़ में ही इतने ज़्यादा परफेक्ट हो जाओ, जैसे ये बात हर कोई बोलता ही है, एक चीज़ पे ही आप इतना टाइम दे दोगे, इतना ज़्यादा परफेक्ट हो जाओ कि उस चीज़ में आपको कोई दूसरा टक्कर ना दे पाए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जो राइटर हैं इन्होंने भी यहाँ पर मेंटल हेल्थ का मुद्दा जो है ये उठाया है। ये बोलते हैं आज हमारे पास में, जैसे हमारे देश में लेबर सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है, जहाँ पे लोग मजदूरी कर रहे हैं, उनको मजदूरी मिलती है, वेजेस वगैरह मिलती हैं, तो उनके लिए यहाँ पे लेबर कोड्स हैं, कुछ नियम वगैरह हैं, लेबर कोड्स को हम लेकर आ रहे हैं। कुछ लेबर कोड्स हमारे पास में ऑलरेडी प्रेजेंट है, जिसमें हम लोग यहाँ पे क्या बात करते हैं, उस व्यक्ति को थोड़ा सपोर्ट प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। वो अगर कहीं पे चोटिल हो गया है, इंजरी हो गई है, तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आप उसकी फिजिकल इंजरी तो देख रहे हैं, आप उसकी मेंटल हेल्थ को देख रहे हैं? नहीं, आपने उसकी मेंटल हेल्थ को एड्रेस नहीं किया। इन लेबर कोड्स में ये बड़ी प्रॉब्लम है। राइटर ने मेंशन किया है, हम बात कर रहे हैं ब्लू कॉलर वर्कर्स की। ब्लू कॉलर वर्कर्स वही हम लेबर, मैनुअल लेबर्स की बात कर रहे हैं जो मजदूरी कर रहे हैं। कोई जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, वो इंसान खुद टेंशन में है, कल मेरी जॉब रहे ना रहे मुझे नहीं पता, मुझे 100% देना है, जितना काम वो कहेगा उतना करना है, नहीं किया तो कल वापस से नौकरी पे नहीं बुलाएगा, नहीं बुलाएगा, फैमिली को कैसे चलाऊंगा। मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस पड़ता है। इवन इकोनॉमिक सर्वे 2024 की रिपोर्ट ने खुद बोला है, मेंटल हेल्थ एज अ की फैक्टर इन नेशनल डेवलपमेंट। देश को विकास की तरफ लेकर जाना है, हम विकसित भारत की बात करते हैं, लेकिन अगर यूथ मेंटली डिस्टर्ब रहेगा, मेंटली स्ट्रेस में रहेगा, डिप्रेशन की तरफ जा रहा होगा, देन आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि हम नेशनल डेवलपमेंट को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम यह है, चलो एक इंसान के साथ में कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ प्रेशर पड़ता है, वो इशू में आ जाता है, समस्याओं में घिर जाता है, लेकिन उसको उस समस्या से निकालने के लिए क्या आपके पास में मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट क्या इस कगार पे अवेलेबल है कि आप उसको प्रोवाइड करवा सकें? ऐसा भी तो नहीं हो रहा है ना, क्योंकि 10.6% के आसपास जो इंडियन एडल्ट्स की बात कर रहा हूं मैं, वो मेंटल डिसऑर्डर्स को सफर कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं।
10.6% इंडियन एडल्ट्स की बात कर रहा हूं, 140 करोड़ में से 10% बड़ा नंबर है। और यहां पे जो ट्रीटमेंट गैप है वो केवल मतलब ट्रीटमेंट गैप मैसिव लेवल पे 72 to 92% के आसपास। लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि आखिरकार ये यूथ मेंटल हेल्थ स्ट्रेस की तरफ आ कैसे रहा है, उसकी मेंटल हेल्थ खराब हो कैसे रही है। रीजन यहां पर यह है, आज नौकरियां नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। आज यहां पर आप देख पाओगे बहुत सारे लोग हैं अलग अलग चीज़ों की तैयारी करते हैं, उसमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है, या फिर उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है, 25, 26, 27, 28, अभी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कोई नौकरी नहीं है मेरे पास में, अब उसके बाद में टाइम नहीं है तो मुझे कोई छोटी मोटी नौकरी ज्वाइन करनी पड़ी। अब काम छोटा बड़ा नहीं होता है, सिंपल सी बात है, लेकिन कोई मुझे ऐसी नौकरी ज्वाइन करनी पड़ी इतना पढ़ने के बाद, इतने स्किल्स लेने के बाद, जो लो पे है, जिसमें कोई मुझे यहाँ पर इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं मिल पा रहा है। अब वहीं पे जॉब इनसिक्योरिटी भी है, एक तो पैसे भी कम मिल रहे हैं, ऊपर से ये नहीं पता कल कब जॉब से निकाल दें, और तीसरी तरफ वो मेरे ऊपर वर्कलोड डाले जा रहे हैं, पूरी तरह से यहाँ पर शरीर की जान निकाल दी है। अब मेरी बस की बात नहीं है इतना काम करना, सही से नींद भी नहीं आ रही है, नींद में भी आ रहा है कि हाँ भाई वर्कलोड है, अभी भी बहुत ज़्यादा काम मिल रहा है, असाइनमेंट्स मिल रहे हैं, प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, और ऊपर से यहाँ पे मेरे लिए कोई वर्क कंडीशन भी अच्छी नहीं है, मेंटल स्ट्रेस से मैं अगर गुजरा तो मेरे लिए कोई सपोर्ट नहीं है वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें हैं जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, और इन्हीं की वजह से लोगों की मेंटल हेल्थ रिस्क डैमेज हो रही है। स्पेसिफिकली ब्लू कॉलर वर्कर्स की यहां पर बात की जा रही है। अब ब्लू कॉलर वर्कर्स आप समझ गए, जो हम मैनुअल लेबर कैटेगरी की बात कर रहे हैं। तो मेंटल हेल्थ इशू में चैलेंजेस क्या है? सबसे पहली चीज, आपका जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी रेगुलेशन आप लेकर आए हैं, ठीक है, इसमें आपने मेंटल हेल्थ को कवर नहीं किया है ना। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्क कोड्स आपके पास में ये प्रेजेंट है, तो इसमें फिजिकल सेफ्टी को तो आपने ध्यान में रखा है कि इंसान फिजिकली यहां पर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम में आएगा तो उसको यहां पर इस तरीके से कंपनी की साइड से सपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन मेंटली डिस्टर्ब होगा तो क्या सपोर्ट मिलेगा? कुछ नहीं सपोर्ट मिलेगा। तो स्पेशली ब्लू कॉलर वर्कफोर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। दूसरा, आपके पास में सोशल सिक्योरिटी कोड है 2020 के, इसमें आपने ये मेंशन किया है, इंजरी को देखा है, शरीर के ऊपर में किसी को कोई चोट लग गई है वो दिख रहा है आपको, किसी के ऊपर मेंटली कितना आप डिस्टर्ब कर रहे हैं वो देखा है? नहीं देखा। अगेन इसको भी यहां पर कवर नहीं किया गया। हमारे पास में नियम कानून लॉज रेगुलेशंस बहुत हैं, लेकिन वो सही तरीके से लागू नहीं हो रहे हैं या इंप्लीमेंट हो ही नहीं रहे हैं, लागू ही नहीं हो रहे हैं बिल्कुल भी। समझ रहे हैं? फिर यहीं पे प्रॉब्लम आती है कॉर्पोरेट डिस्पैरिटी वर्सेस यहां पर लेबर कैटेगरी। अब देखिए, कॉलर जॉब्स में जब हम लोग बात करते हैं तो ब्लू कॉलर वर्कफोर्स के बारे में आपको बताया, जो लेबर कैटेगरी है मैनुअल लेबर्स, एक होता है व्हाइट कॉलर वर्कर्स, प्रोफेशनल्स, मैनेजमेंट को संभाल रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स जो कंपनीज के अंदर में बड़ी बड़ी कंपनीज में वर्क कर रहे हैं, वो आपके व्हाइट कॉलर वर्कर्स हैं। तो भाई यहां पर अगर आप देखोगे तो हम जगह जगह डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव की बात करते हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, लेकिन एक नया डिस्क्रिमिनेशन ये भी सुनिए, रोजगार में भी बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है। व्हाइट कॉलर वर्कर्स जो बड़े लेवल पर हैं, प्रोफेशनल वर्कर्स हैं, बड़ी कंपनीज में मैनेजमेंट संभाल रहे हैं, उनको तो हर प्रकार का सपोर्ट मिल रहा है, उनको मेंटल हेल्थ सपोर्ट भी मिल रहा है। उनके लिए जैसे इन्फोसिस ने हेल करके यहाँ पर जो हेल्थ असिस्टेंट लाइफस्टाइल एनरिचमेंट में वो चला रखा है, विप्रो में मित्र इनिशिएटिव है, टीसीएस का एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम है, इस प्रकार के सपोर्ट इन कंपनीज में मिल रहे हैं। तो हम ब्लू कॉलर वर्कर्स को क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? जो मैनुअल लेबर कैटेगरी है उनके पास में ऐसा कोई भी प्रोग्राम नहीं है, ना ही कोई सरकारी इनिशिएटिव्स हैं। अगर सरकारी इनिशिएटिव टेलीमानस है तो उसकी जागरूकता नहीं है, तो कम से कम जिस व्यक्ति ने, जो ठेकेदार ने यहाँ पे रख रखा है, वो यहाँ पर बता तो सकता है। अगर कोई इंसान मेंटली पीड़ित है, मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है उसको है, तो वो टेलीमानस यहाँ पे जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, ऐसे वेरियस इनिशिएटिव्स हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, उसके बारे में बता सकता है। एम्प्लॉयर्स स्पेशली जो कंपनी के लोगों ने मैनुअल लेबर्स को हायर किया है, वो यहाँ पर इन लोगों को इन चीज़ों के बारे में बता सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं करता। तो लास्ट में वे फॉरवर्ड यही है कि जब हम लोग बात करते हैं हक की, तो हक सबके लिए बराबर होना चाहिए। फिजिकल मेंटल हेल्थ आप बड़े लोगों को दे रहे हैं, बड़ी जॉब्स को दे रहे हैं, दूसरे जॉब्स में नहीं दे रहे हैं, तो ये डिस्क्रिमिनेशन हमें दूर करना होगा। सभी प्रकार के एम्प्लॉयर्स को ये उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो सही तरीके से अपने वर्कर्स को मेंटली सपोर्ट करें, ठीक है। और हमें यहाँ पर जो ये इंजरी है ना, ये दो तरीके की इंजरी को कवर करना होगा। एक इंसान बीमार हो सकता है, मानसिक स्थिति भी यहाँ पर बिगड़ सकती है टेंशन्स की वजह से,
दूसरा यहाँ पे फिजिकली भी वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आ सकता है। तो दोनों ही तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि केवल फिजिकल इंजरी को ही हर जगह पे कवर किया जाए। फिर ये जो 70 से 90 घंटे के यहाँ पे बड़े बड़े स्टेटमेंट आते हैं, 70 आवर पर वीक काम करो, 90 आवर पर वीक काम करो, इससे लिटरली माइंड बहुत डिस्टर्ब होता है। इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, समझ रहे हैं। फिर लास्ट में आती है यहाँ पे बात अवेयरनेस की और एक्सेसिबिलिटी की। जो एम्प्लॉयर्स हैं इनको कहीं ना कहीं यहाँ पर अपने वर्कर्स को इन्फॉर्म करना होगा मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स के बारे में। जैसे ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, टेली मानस जैसे प्रोग्राम को सपोर्ट किया जा सकता है, इसके बारे में जानकारी दी जा सकती है। ये टॉपिक यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से जीएस पेपर नंबर 3 और साथ ही साथ में 2 दोनों के लिए रेलिवेंट है। एसए एथिक्स के अंदर में सोशल इंक्लूजन, हेल्थ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऐसे टॉपिक से कोई क्वेश्चन आएगा, आप रेडी हैं उसको सॉल्व करने के लिए। नाउ यहीं पे मैं आपको एक मेंस का क्वेश्चन दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा और इसका सही सा उत्तर लिखिएगा। मैं चाहूंगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में ही इसका उत्तर लिखें, ठीक है। वैसे पेपर पेन लिखने में आलस आएगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको माइंडली एक्टिव करवाना है, तो कमेंट सेक्शन ओपन करो और इसका एक अच्छा सा उत्तर लिखो नीचे कमेंट सेक्शन में। 250 शब्दों में लिखना, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? इंक्रीजिंग एलिटिज्म इन मेंटल हेल्थ डिस्कोर्स साइडलाइंस ब्लू कॉलर वर्कर्स एक्सेसबरेटिंग वर्कफोर्स इनइक्वालिटीज। आज हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं और ये मेंटल हेल्थ की बात, इसको लेकर एक जो वैल्यू है ना बहुत ज़्यादा मिल रही है। इसी वजह से बोला जा रहा है एलिटिज्म वर्ड, इसको वैल्यू बहुत मिल रही है, इसकी बातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं मेंटल हेल्थ की, लेकिन हम लोग ब्लू कॉलर वर्कर को साइड में कर दे रहे हैं। और इसकी वजह से वर्क फोर्स के अंदर जो वर्क प्लेस है, स्पेशली जहां पे काम हो रहा है, वहां पे असमानताएं नजर आ रही हैं कि आप किसी पर्टिकुलर व्हाइट कलर वर्कर को सपोर्ट कर रहे हैं, ब्लू कलर वर्कर को यहां पर साइडलाइन कर दे रहे हैं, तो ये असमानताएं तो हुई। तो इस मुद्दे को देखते हुए आपने डिस्कस करना है कि हमें कौन कौन से लीगल और पॉलिसी फ्रेमवर्क की आवश्यकता है जिसके माध्यम से हम ये मेंटल वेलबींग को ध्यान में रख सकते हैं भारत के लेबर लॉज के अंदर में। तो एक अच्छा आंसर आप लिख सकते हैं, आपके पास में अपॉर्चुनिटी है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और एक बार मैं हिंदी में रीड कर देता हूं ताकि हिंदी माध्यम वाला एस्पिरेंट भी अच्छे से पढ़कर बढ़िया सा आंसर लिख सकें। तो मानसिक स्वास्थ्य प्रवचन में बढ़ता अभिजात वर्ग ब्लू कॉलर श्रमिकों को दरकिनार करता है, कार्यस्थल की असमानताओं को बढ़ाता है। भारत के श्रम कानूनों में मानसिक कल्याण को संबोधित करने के लिए कानून और नीतिगत ढांचे की आवश्यकता पर चर्चा करें। ठीक है, आंसर लिखने के बाद में सबमिट कर देना। अब आंसर लिखना कैसे, मैं अप्रोच आपको बता देता हूं, क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग को लेकर भी यहां पर काफी लोग परेशान रहते हैं, सर हम इसको कैसे अटेम्प्ट करें। नाउ आप ये देख सकते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरू कीजिए। इंट्रोडक्शन मत लिखिए, लेकिन यहां पर मेंटल हेल्थ को लेकर कोई कोट है तो वो लिख सकते हैं, उससे शुरुआत कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से। एक कोट से शुरुआत कीजिए, एक कोट से एंड कीजिए, क्वेश्चंस में ऑटोमेटिक यहां पर एक बहुत बड़ा अट्रैक्टिवनेस आ जाएगा। तो मेंटल हेल्थ एलिटिज्म की जो इशू है पहले वो आपको बताना होगा, और कैसे बताना होगा, एक फैक्ट के साथ में। इकोनॉमिक सर्वे 2024 का जो ये अभी डेटा आया है उसमें ये बात बोल दी गई है, लिख देना। अब आपको पता है, राइटर को जो एग्जामिनर है उसको पता चल चुका है यहाँ पर कि आपको ये फैक्ट पता है, आपने सर्वे पढ़ा हुआ है, बिल्कुल प्रॉपर मात्रा में तथ्यों के साथ में यहाँ पे बात की जा रही है। इंपैक्ट डालता है ये सब चीज़ें, कोई फालतू की चीज़ नहीं है। 2 से 3 लाइन में ये मेंशन करना। फिर बॉडी में यहाँ पे बताना होगा ब्लू कॉलर वर्कर्स कौन कौन से चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। हेडिंग डाला अनसेफ कंडीशन, जॉब इनसिक्योरिटी, एक्सेसिव वर्कलोड, दैट्स इट। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो करंट लेबर लॉज हैं, है ना, आज के समय पर वो कैसे मेंटल हेल्थ की बात नहीं कर पा रहे हैं, तो चाहे इसमें यहाँ पर हमारा ऑक्यूपेशन वाला लॉ हो गया या दूसरे सिक्योरिटी कोड्स हो गए, इन सब के अंदर में हम लोग कहीं पर भी मेंटल हेल्थ की बात नहीं कर रहे हैं। फिर जो डिस्पैरिटी है वो बता सकते हैं कि आखिरकार किस तरीके से भेदभाव हो रहा है वाइट कॉलर वर्कर्स और ब्लू कॉलर वर्कर्स के मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स में, कि फिर लास्ट में रिफॉर्म्स हम क्या क्या कर सकते हैं वो बताना है। फिर एकदम कंक्लूजन लिख सकते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यूज कि भाई हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को साइन कर रखा है कि 17 ये गोल्स हमें अचीव करने हैं 2030 तक। इसमें गोल नंबर 3 को देखो, हमें हेल्थ और वेलबींग की बात करनी है। डिसेंट वर्क इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ। ये SDG नंबर 8 डिसेंट वर्किंग की बात करता है। तो ये सब कब हो पाएगा, जब हम अपने सिचुएशन को इंप्रूव कर पाएंगे, नहीं तो फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना भूल जाओ। अभी भी 5 साल हैं, 2030 तक अचीव करना है, तो मैसिवली हम काम करेंगे तो चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी, बट काम ही नहीं होगा तो फिर भूल जाओ इन सब चीज़ों को। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। तो दोस्तों ये है आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस, आई होप आपको मज़ा आ चुका है। और एक वर्ड दे रहा हूँ, इस वर्ड का यूज़ करके एक सेंटेंस फॉर्मेशन कीजिएगा, ठीक है। काफ़ी टाइम पहले वर्ड दिया करता था, आज मन करा वर्ड लगाने का तो लगा दिया है। एक वर्ड है विट्यूपेरेटिव, इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, किसी का एब्यूजिव क्रिटिसिज्म करना, या कह सकते हैं अपमानपूर्वक, किसी को यहाँ पर पूरी तरह से एक अपमानपूर्वक भाषा का इस्तेमाल करना, ये विट्यूपेरेटिव के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एब्यूजिव क्रिटिसिज्म।
बहुत ज़्यादा अपमानपूर्वक निंदा करना। ठीक है, तो इस वर्ड का यूज़ करके एक सेंटेंस बनाइए नीचे कमेंट सेक्शन में। यूज़ कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है, हिज ईमेल्स टू हिम वर फुल ऑफ वाइल एंड विटुपरेटिव लैंग्वेज। ठीक है, उसका जो मेल था दूसरे व्यक्ति के प्रति वो यहाँ पर पूरी तरह से अपमानपूर्वक भाषाओं से भरा हुआ था। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं और सेंटेंस बनाइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं, कभी कभी ये वर्ड्स आपको हेल्प करेंगे आपके कॉम्प्रहेंशन पैसेज के अंदर में। वर्ड्स को लेकर काफ़ी गेम होता है यूपीएससी के सीसैट पेपर में। दूसरा, आपकी वोकैब्स इंप्रूव होंगी। वोकैब्स इंप्रूव होंगी दोस्तों तो आप मेंस में अच्छा आंसर लिख पाएंगे। तो ऑटोमेटिक ये सब चीज़ें आपकी प्रिपरेशन से जुड़ी हुई है। चलिए फिलहाल मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।